हाय स्टूडेंट, कैसे हो। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। जैसे कि अपन ने पहले मॉडल पेपर का ए भाग कल देखा था। अब आज अपन उससे आगे बढ़ते हुए वह भाग के क्वेश्चनों को हल करेंगे। और जिस भी विद्यार्थी ने ए भाग को नहीं देखा है वो पहले ए भाग को देख ले। हमने उसको अच्छी तरह समझा रखा है जिसका आप सॉल्यूशन देख सकते हैं। आज अपन यहाँ पे ब भाग के लघुरात्मक प्रश्नों को हल करेंगे। जो इसमें अपना पहला क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए कि अंडरूट दो एक अपरिमेय संख्या है। तो इसमें क्या पूछ रखा है कि सिद्ध कीजिए कि अंडरूट दो एक अपरिमेय संख्या है। तो अपन इसको हल करके देखते हैं कि कैसे अपन इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। तो अपन देखते हैं, तो अंडरूट दो के बारे में पूछ रखा है कि अंडरूट दो एक अपरिमेय संख्या है, इसको सिद्ध करना है। तो अपन सबसे पहले क्या करते हैं कि माना अंडरूट दो एक परिमेय संख्या है। क्या करते हैं कि अपन सबसे पहले अंडरूट दो को एक परिमेय संख्या मानते हैं। अंडरूट दो को एक परिमेय संख्या मानते हुए इसको हल करना है। तो अपन ने अंडरूट दो को क्या माना, एक परिमेय संख्या। तो अंडरूट दो बराबर पी बाई क्यू के रूप में मानते हैं, क्योंकि परिमेय संख्या होती है जो पी बाई क्यू के रूप में होती है, जहाँ पे क्यू का मान होता है वो जीरो के बराबर नहीं होता। कभी भी क्यू का मान जीरो नहीं हो सकता और पी का मान जीरो हो सकता है। कि यहाँ पे क्या दे रखा है कि यहाँ पी व क्यू तो क्या है, पूर्णांक है। जो अपने पास ये जो पी और क्यू है वो पूर्णांक होते हैं तथा इनका ये दोनों क्या है, सहअभाज्य संख्याएं हैं। जो पी व क्यू हैं वो पूर्णांक हैं तथा ये दोनों सहअभाज्य संख्या हैं। सहअभाज्य संख्या क्या होती है, सहअभाज्य संख्या वे होती हैं जिनका जिनका क्या हो, पी व क्यू का क्या आएगा, कॉमन संख्या कितनी आएगी इनमें देखिए बताएं। यदि आपको पता है तो कमेंट में जरूर बताएं कि सहभाज्य संख्या क्या होती है, पी व क्यू की क्या होंगी। यदि नहीं आता है तो फिर मैं बता दूंगा लास्ट में। अब अपने को क्या करना है कि दोनों तरफ इनका वर्ग करने पर, दोनों तरफ क्या करेंगे, वर्ग करेंगे। तो वर्ग करेंगे तो अंडरूट दो का वर्ग करना है और पी बाई क्यू का भी अपने को क्या करना है, वर्ग करना है। तो अंडरूट दो का जब वर्ग करेंगे तो क्या होगा, दो होगा और पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर होगा। यहाँ पे इनका पक्षांतरण कर देंगे। क्या करेंगे, वज्र गुणा कर लेंगे पहले। तो इस दो को क्यू स्क्वायर से गुणा करेंगे तो हो जाएगा दो क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर। अब इस दो का पी स्क्वायर में भाग लगाएंगे तो क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर बटे में दो हो गया। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पी स्क्वायर है जो दो से पूर्णतया विभाजित हो रहा है। क्या हो रहा है, पूर्णतया विभाजित हो रहा है ना। पी स्क्वायर दो से डिवाइड हो रहा है तो यहाँ पे पी स्क्वायर दो से पूर्णतः विभाजित हो रहा है। अतः यदि पी स्क्वायर दो से विभाजित हो रहा है तो पी भी दो से क्या होगा, विभाजित होगा। पी भी दो से विभाजित होगा। अतः अपने पास क्या हो रहा है, पी स्क्वायर दो से विभाजित हो रहा है तो पी भी क्या होगा, दो से विभाजित होगा। अतः यहां पी व क्यू दोनों से दो उभयनिष्ठ क्या हो रहा है, दोनों से, यहाँ पी व क्यू दोनों से दो उभयनिष्ठ गुणनखंड प्राप्त हो रहा है क्या, कि यहाँ पर है ना, जो पी व क्यू से दोनों से दो उभयनिष्ठ गुणनखंड प्राप्त हो रहा है जो कि हमने माना था ना, जो यहाँ पे दो उभयनिष्ठ गुणनखंड प्राप्त हो रहा है। हमने जो माना था उसका क्या हो रहा है, यहाँ पे
विरोधाभास हो रहा है, उसका विरोधाभास हो रहा है कि विरोधाभास क्या हो रहा है कि P व Q से एक के अतिरिक्त P व Q से एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। जो मैंने आपको बताया था सहभाज्य संख्या, तो वे सहभाज्य संख्या होती हैं जिनमें एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ नहीं होता। क्या नहीं होता? एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होता। वही क्या होती हैं? सहभाज्य संख्याएं होती हैं। अतः इसकी कल्पना गलत है। इसकी कल्पना गलत है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। मतलब कल्पना गलत है कि अपन मानते हैं कि √2 एक परिमेय संख्या है, तो इसकी कल्पना गलत है। तो अतः √2 एक अपरिमेय संख्या है। यही अपने को क्या करना था? सिद्ध करना था कि क्वेश्चन दे रखा है अपने पास कि √2 एक अपरिमेय संख्या, इसको क्या करना है? सिद्ध करना है। तो अपन ने जैसे यहाँ पे इसको सिद्ध किया है कि माना √2 एक परिमेय संख्या है, तो √2 P/Q के रूप में लिखी जा सकती है। तो यहाँ पे जो Q का मान होता है वो 0 कभी भी नहीं हो सकता। यहाँ पे P व Q पूर्णांक है तथा ये दोनों सहभाज्य संख्या हैं। अब इनका दोनों तरफ क्या करेंगे? वर्ग करने पर, तो √2 का वर्ग करना है और P/Q का भी वर्ग करेंगे। तो यहाँ पे √2 का तो 2 हो जाएगा और P² यहाँ Q² को वज्र गुणा किया 2 से, तो 2Q² बराबर P²। तो Q² बराबर P²/2, इस 2 का यहाँ पे क्या लगा दिया? P² में भाग लगाया। तो यहाँ P² 2 से पूर्णतः विभाजित हो रहा है, यहाँ पे P² 2 से पूर्णतः विभाजित हो रहा है। अतः P भी 2 से क्या होगा? विभाजित होगा। अतः यहाँ P व Q दोनों से 2 उभयनिष्ठ गुणनखंड प्राप्त हो रहा है, जो कि हमने माना था। उसका यहाँ पे क्या हो रहा है? विरोधाभास हो रहा है कि P व Q से एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। अतः इसकी कल्पना गलत है कि अपन ने माना था कि √2 एक परिमेय संख्या है। अतः √2 क्या होगी? एक अपरिमेय संख्या होगी। अब अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि बहुपद 6x² - 3 - 7x के शून्यांक 3/2 व -1/3 है, तो शून्यांकों एवं गुणांकों के संबंध की जांच कीजिए। तो जांच कैसे करेंगे अपन? अपने पास प्रश्न है कि 6x² - 7x - 3, तो यहाँ पे a का मान है वो तो है 6, b का मान है अपने पास -7 और c का मान कितना है? -3। और यहाँ पे अपने पास शून्यांक दे रखे हैं, वो क्या क्या दे रखे हैं? एल्फा और बीटा मान सकते हैं अपन। तो एल्फा का मान तो है 3/2 और बीटा का मान कितना है? -1/3। तो यहाँ पे अपन शून्यांकों का योग का सूत्र क्या होता है? शून्यांकों का योग करना है तो एल्फा प्लस बीटा, इसका सूत्र क्या होता है? -b/a होता है। तो यहाँ पे एल्फा प्लस बीटा का योग करेंगे तो 3/2 प्लस -1/3। यहाँ पे b का मान कितना है? -7 और a का मान कितना है? 6। यहाँ पे है 3/2 -1/3 बराबर माइनस और माइनस को गुणा किया तो क्या हुआ? 7/6 प्लस के। यहाँ पे इन दोनों का क्या करना है? अपने को लघुत्तम लेना है। इनका लघुत्तम लिया तो 3 और 2 का 6 होता है। ये इससे 3 बार डिवाइड होता है 2 से, तो यहाँ पे 3 को 3 से गुणा किया तो 9 माइनस ये 2 बार बराबर 7/6। इसको हल किया तो कितना आया? 7/6 बराबर 7/6। ये दोनों मान क्या हो गए? बराबर। तो शून्यांकों का योग में तो क्या हो रहा है? ये दोनों संतुष्ट हो रहे हैं। अपन अब शून्यांकों के गुणनफल में भी देखते हैं। शून्यांकों का गुणनफल क्या होता है? एल्फा को और बीटा को दोनों को क्या करना है? गुणा। इसका फॉर्मूला क्या होता है? C/A होता है। तो इन दोनों को मल्टीपल करना है। 3/2 इंटू -1/3। यहाँ पे C का मान कितना है? -3 और A का मान कितना है? 6। इस 3 से ये 3 डिवाइड हो जाएगा, इससे ये डिवाइड हो गया 2 बार, तो यहाँ बचा -1/2 और यहाँ भी कितना बचा? -1/2। तो इस तरीके से यह हल हो गया कि जहाँ पे अपने को पूछ रहा था कि बहुपद 6x² - 3 - 7x के शून्यांक 3/2
माइनस के 1/3 है। तो शून्यांकों एवं गुणांकों के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। यहाँ पे अपन ने इसकी जांच कर ली कि अल्फा प्लस बीटा का सूत्र होता है माइनस का b/a। ये क्या होता है, शून्यांकों का योग होता है, जिसमें अपने पास दोनों मान बराबर आ रहे हैं, और शून्यांकों का गुणनफल में भी दोनों मान अपने पास क्या आ रहे हैं, बराबर आ रहे हैं। नेक्स्ट प्रश्न है अपने पास, क्वेश्चन नंबर 6 है कि समीकरण निकाय x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0 और 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0 को हल करना है। तो यहाँ पे अपने पास दे रखा है समीकरण क्या क्या, कि x माइनस वाई प्लस 1 बराबर है 0, और दूसरा समीकरण दे रखा है कि 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0 को हल करना है। तो इसको कैसे हल करेंगे, यहाँ पे अपन इनमें से एक मान निकाल के इसमें रख सकते हैं। जैसे अपने पास इसमें से मान निकालें कि जो y का मान है ये माइनस का है, तो बराबर के उधर लेके जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा। तो यहाँ पे बचेगा x प्लस 1 बराबर y। तो अपने पास y का मान आ गया x प्लस 1। तो ये y का मान अपन यहाँ रख सकते हैं। इसमें रखेंगे तो 3x प्लस 2, y की जगह x प्लस 1 माइनस 12 बराबर 0। तो यहाँ हो गया 3x, इस 2 को x से गुणा किया तो 2x, और इस 2 को 1 से गुणा किया तो कितना हुआ, प्लस 2 माइनस 12 बराबर 0। 3 और 2 कितने हुए, 5x। अब यहाँ पे इन दोनों को हल किया तो कितना हुआ, माइनस के 10 बराबर 0। इस 10 को उधर लेके जाएंगे तो 5x बराबर 10। तो अब इस x 10 को 5 से डिवाइड किया तो कितने बार गया, 2 बार। तो अपने पास x का मान कितना आया, 2 आया। अब इस 2 का मान, x का मान यहाँ रखें तो y बराबर क्या आएगा, 2 प्लस 1। तो y बराबर आ गया अपने पास 3। अपने पास यही मान ज्ञात करवा रहा था। इसमें बता रखा है कि x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0 और 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0 को हल करना है। जहाँ पे अपने पास x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0 दे रखा है और 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर है 0। तो यहाँ से अपन y का मान निकाल सकते हैं। y का मान निकाल के इस y की जगह रखेंगे तो इससे क्या अपने पास x का मान प्राप्त होगा, और x का मान अपन यहाँ रखेंगे इसमें, तो यहाँ पे अपने पास y का मान प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार x का और y का दोनों का मान अपने को प्राप्त हो गया। नेक्स्ट प्रश्न है कि ABCD एक समलंब है जिसमें AB के समांतर तो है CD तथा इसके विकर्ण परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो दर्शाइए कि AO और BO बराबर होंगे किसके, CO और DO के। तो इसमें बता रखा है कि ABCD एक क्या है, समलंब चतुर्भुज है। तो अपन यहाँ पे एक समलंब चतुर्भुज बनाते हैं। पहले ये अपन ने एक समलंब चतुर्भुज बना लिया। तो इसमें बता रखा है कि AB के समांतर क्या है, CD है। तो ये AB हो गया, AB के समांतर क्या हो गई, यहाँ पे CD हो गई है। ये दोनों क्या हैं, समांतर हैं। और जिसमें बता रखा है तो इसके विकर्ण परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो विकर्ण क्या होंगे, A को जब C से मिलाया जाएगा और D को B से मिलाया जाएगा तो यहाँ पे क्या कहाँ हो रहे प्रतिच्छेद, O पर प्रतिच्छेद हो रहे हैं। तो दर्शाइए, तो इसमें दर्शाना क्या है अपने को कि AO अपॉन BO बराबर CO अपॉन DO को दर्शाना, मतलब AO अपॉन BO को दर्शाना बराबर CO अपॉन DO को दर्शाना है। तो अपने पास जैसे यहाँ पे देखें अपन ये बिंदु मान लेते हैं, अपन ऐप से यहाँ पे क्या करते हैं, लंब डाल लेते हैं यहाँ पे, बिल्कुल है ना। जिससे क्या होगा कि अपने पास ABCD एक समलंब चतुर्भुज है। AB और CD बराबर है, मतलब समांतर हैं दोनों। विकर्ण AC और BD हो गए यहाँ पे। तो परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो सिद्ध करना है अपने को, ये अपने क्या करना है, सिद्ध करना है। अब इसमें रचना होगी, रचना क्या होगी कि O में से क्या करना है अपने को, FO समांतर हो गई किसके, DC के। ये FO भी क्या हो गई, DC के समांतर, और DC समांतर हो गई AB के। ये अपन ने क्या हुआ, खींच लिया है, इसको खींच लिया ना। जैसे इसके AB और DC के समांतर इसको, इस रेखा को भी खींचा है किसको, FO को। अब अपने पास उत्पत्ति क्या प्राप्त होगी इसकी, तो उत्पत्ति प्राप्त होती है अपने पास। अब देखेंगे अपन किस में, त्रिभुज AD और किस में, A है D है और B में से देखेंगे किस में, देखेंगे त्रिभुज या तो DAB या ADB। तो यहाँ पे देखेंगे अपन DAB में, जहाँ पे अपने पास क्या है कि FO
ये जो एफ ओ है इसके समांतर क्या दे रखी है, ए बी। अपन ने रचना की थी उससे उसके अनुसार दे रखा है कि एफ ओ समांतर है किसके, ए बी के। तो यहाँ पे क्या प्राप्त हुआ, डी एफ अपॉन ये जो डी एफ अपॉन एफ ए बराबर ये हो गया डी ओ अपॉन ओ बी। ये दोनों इसमें क्या हो गए, बराबर प्राप्त हो गए। इसको अपन ले लेते हैं समीकरण नंबर 1 नाम। अब अपने पास पुनः है इसमें देखेंगे अब त्रिभुज डी सी और ए में, ये डी सी और ए में देखेंगे। अब किस में देखेंगे, डी सी ए में। पहले अपन ने देखा है डी ए और बी में, तो अब देखेंगे डी सी ए में। तो यहाँ पे अपने पास क्या आएगा, यहाँ पे क्या है, एफ ओ के समांतर अब क्या आई, डी सी। इस एफ ओ के समांतर अब डी सी आ गई, पहले एफ ओ के समांतर आ गई थी ए बी, जो अपन ने रचना की थी उसके अनुसार है ये। अब यहाँ पे क्या है, डी एफ अपॉन वही एफ ए बराबर, अब अपने पास यहाँ पे क्या आएगी, सी ओ अपॉन ए ओ। ये हो गया इसमें, या ओ ए, सी ओ अपॉन ओ ए, ये हो गया, ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब अपन समीकरण 1 व 2 से इसको हल करेंगे तो क्या होगा, डी ओ, ये डी एफ अपॉन एफ ए और डी एफ अपॉन एफ ए दोनों बराबर हैं, तो यहाँ हो गया डी ओ अपॉन ओ बी बराबर सी ओ अपॉन ओ ए। तो यहाँ पे क्या हो गया, इस ओ ए को वज्र गुणा कर लें, ऊपर आएगा, ये तो आ गया ऊपर ए ओ अपॉन ये हो गया बी ओ, यहाँ दे रखा है सी ओ अपॉन डी ओ। तो ये अपने को क्या करना था, सिद्ध करना था, ये अपने पास क्या हो गया, प्रूफ हो गया। तो अपने पास एक समलंब चतुर्भुज दे रखा है, कौन सा, ए बी सी डी, जिसमें सी डी और ए बी दोनों क्या है, समांतर हैं। तो अपन ने यहाँ पे एक रेखा की ओर रचना कर ली जो इनके समांतर है, वो कौन सी है, एफ ओ की अपन ने यहाँ पे रचना कर ली। अब अपन को देखना है, इसको हल करना है, क्या सिद्ध करना है कि ए ओ अपॉन बी ओ बराबर सी ओ अपॉन डी ओ होता है। तो अपन ने एक त्रिभुज ले लिया, कौन सा ले लिया, डी ए और बी। इसमें अपने पास है एफ ओ और ए बी दोनों समांतर हैं, तो यहाँ पे डी एफ अपॉन क्या हो गया, एफ ए बराबर डी ओ अपॉन ओ बी, जो समीकरण नंबर 1 हो गया। ये अब दूसरा त्रिभुज लेते हैं, कौन सा, डी सी ए। इसमें एफ ओ के समांतर क्या हो गई, डी सी हो गई है, तो यहाँ पे क्या हो गया, डी एफ अपॉन एफ ए और सी ओ अपॉन ओ ए हो गया। तो अपन अब 1 और 2 को, समीकरण 1 और 2 को हल करेंगे तो यहाँ अपने पास प्राप्त होगा ए अपॉन बी ओ बराबर सी ओ अपॉन डी ओ प्राप्त हो जाएगा। अब अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट प्रश्न है कि x एक्स का पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदु a 6 और 5 और b -4 और 5 से समदूरस्थ है। क्या है कि एक वह बिंदु ज्ञात करना है जो इन दोनों बिंदुओं से बिल्कुल मध्य दूरी पर हो। तो अपन ये क्या करते हैं, उस बिंदु को माना, क्या करते हैं, माना x अक्ष पर, x अक्ष पर वह बिंदु है कौन सा, P बराबर x और 0, उस बिंदु को अपन क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं। ये जो x का मान हो जाएगा और ये y का मान हो जाएगा। अपने पास दोनों बिंदु हैं, A बिंदु दे रखा है 6 और 5 और B बिंदु दे रखा है -4 और 5, ये दोनों मान अपने पास दे रखे हैं। तो अपन इसमें क्या करेंगे, इस बिंदु, ये बीच का बिंदु है, तो ये हो जाएगा AP बराबर क्या होगा, BP। तो बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए अपन इन दोनों का क्या कर लेते हैं, वर्ग कर लेते हैं। तो AP का स्क्वायर बराबर BP का स्क्वायर होता है। अपने पास जो बीच की दूरी ज्ञात करने का जो सूत्र होता है वो क्या होता है कि D बराबर x2 माइनस x1 का स्क्वायर होता है प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर होता है, y2 माइनस y1 का स्क्वायर होता है। क्या होता है, D बराबर x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर होता है। यहाँ पे अपने पास ये x का मान दे रखा है और ये y का मान दे रखा है, तो इनमें इसका मान रख के अपन इसको ज्ञात कर सकते हैं। AP मतलब पहले तो इन A के और P के बीच में दूरी ज्ञात कर लेते हैं, फिर B के और P के बीच में ज्ञात कर लेंगे। तो यहाँ पे करेंगे स्क्वायर करेंगे, तो स्क्वायर, ये दो स्क्वायर करेंगे तो ये अंडरूट हट जाएगा, अंडरूट हटेगा तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे x2 का मान रख लेते हैं x, और यहाँ पे कितना है x का मान 6, इन दोनों का स्क्वायर करना है, प्लस y2 का मान कितना दे रखा है अपने पास, इसका मान कितना है 0 माइनस 5 का स्क्वायर करेंगे बराबर इस BP का मान भी निकाल लें। इसमें
x का मान कितना, ये x माइनस माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और y का मान क्या है यहाँ पे 0, ये इसका स्क्वायर हो जाएगा। 0 माइनस 5 का क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे। तो यहाँ पे इसको ओपन करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे एक्स स्क्वायर माइनस का 12x प्लस 36, इसको स्क्वायर किया तो कितना हुआ 25। यहाँ पे फिर करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस क्या होगा 4 दूनी 8x प्लस 16 प्लस 25, ये दोनों बराबर हैं, बराबर के एक दूसरी तरफ हैं, तो यहाँ पे दोनों समान है, ये भी कट जाएगा और ये भी कट जाएगा। यहाँ पे एक्स स्क्वायर है और यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, दोनों का समान चिन्ह है, यहाँ से ये भी कट गया। अब अपन जो समान पद है उनको एक तरफ कर लेते हैं। यहाँ पे माइनस का 12x और यहाँ पे प्लस का 8x, 12x को उधर लेके जाएंगे तो 12 और 8 कितने हो गए 20x। यहाँ पे कितना है 36, प्लस का है और ये भी प्लस का 16 है, तो प्लस का 16 उधर गया तो 36, माइनस का हो जाएगा 16, तो 36 में से 16 गए तो कितने बचे 20 बचा। अब इस x का मान ज्ञात करना है तो 20 को 20 से डिवाइड किया, कितना मान है अपने पास 1 मान आ गया, जो कि इसका राइट आंसर है। तो अपन ने यहाँ पे देख लिया है कि माना x एक्स पर बिंदु क्या मान लिया अपन ने p बराबर x और 0। यहाँ पे a बिंदु है 6 और 5, b है -4 और 5, तो यहाँ पे अपन d का मान, बीच की दूरी का मान ज्ञात करेंगे। जो बीच की दूरी का सूत्र होता है x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर का अंडूड होता है। अपन इसमें इन दोनों का मान रख के ज्ञात करेंगे तो यहाँ पे अपने पास x का मान क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, तो वो बीच का बिंदु क्या हो जाएगा 1 और 0 हो जाएगा। अब नेक्स्ट प्रश्न है कि किसी त्रिभुज है जिसमें ABC में AB बराबर क्या दे रखा है 24 सेमी, BC बराबर है 7 सेमी और कोण B है वो 90 डिग्री है, तो साइन A व साइन C का मान अपने को ज्ञात करना है। क्या है कि एक त्रिभुज है, ये हो गया अपने पास एक त्रिभुज जिसमें बता रखा है कि कोण B का मान कितना है 90 डिग्री है, तो ये कौन सा कोण हो गया B हो गया। अब अपने पास है AB और BC का मान दे रखा है, तो अपने पास AB का मान कितना है 24 सेमी है और BC का मान दे रखा है अपने पास 7 सेमी है। तो अपने को क्या इसमें और क्या क्या दे रखा है, यही दे रखा है। अपन पहले क्या ज्ञात करेंगे, इसमें इस AC का मान ज्ञात कर लें। तो AC का मान ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं अपन, इन दोनों के वर्गों का योग करना होता है। तो अपन क्या करेंगे, लंब का तो स्क्वायर करना है और आधार का भी अपने को क्या करना है स्क्वायर करना है। तो 24 का स्क्वायर कितना होता है 576 प्लस 7 का स्क्वायर कितना होता है 49। जब इन दोनों को ऐड किया तो कितना हुआ 625, तो 625 का वर्गमूल कितना होता है 25, तो इसका मान कितना आया 25 सेंटीमीटर आ गया, यह है 24 सेंटीमीटर। अब अपने को ज्ञात करवाया कि साइन A और साइन C का मान ज्ञात करना है। तो साइन A का मान क्या हो गया, यहाँ पे जो एंगल दे रखा है वो क्या है A है, और साइन का जो अपन देखते हैं कि लाल बटा कक्का से अपन इनका मान ज्ञात कर सकते हैं। कैसे कि लंब होता है साइन का मान, लंब और कर्ण होता है, तो जो एंगल होता है उसके जो सामने वाला भुजा होती है वो क्या होती है लंब होती है, और जो उसके पास में होती है वो आधार होता है, और जो बच गया वो कर्ण होता है। तो यहाँ पे इस एंगल A के अनुसार लंब का मान कितना है अपने पास 7 सेमी और कर्ण का मान कितना है 25 सेमी। अब ऐसे ही दूसरा मान ज्ञात करवाया साइन C। इस कोण के अनुसार इसका अब लंब क्या हो गया 24 सेंटीमीटर, मतलब जो कोण पूछ रहा है उसके जो सामने वाली भुजा होती है वो क्या होती है उसका लंब होता है। तो यहाँ पे लंब है 24 और आधार कितना है 25 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे अपने पास साइन A का मान आ गया 7/25 और साइन C का मान आ गया 24/25, तो ये इसके मान हो गए हैं दो। अब नेक्स्ट प्रश्न है, एक जो समतल है वो जमीन पर खड़ी मीनार की छाया 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है जब सूर्य का 49 कोण 60 डिग्री से कितना हो जाता है 30 डिग्री हो जाता है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करवा रहा है। क्या होता है इसमें कि एक मीनार है, उस मीनार की छाया कितनी बढ़ जाती है जब 40 मीटर बढ़ जाती है। कब लंबी हो जाती है जब सूर्य का 49 कोण क्या होता है 49 कोण यहाँ 60 डिग्री से कितना हो जाता है 30 डिग्री हो जाता है। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो जाती है 40 मीटर हो जाती है। तो A B C और D। तो इसमें मीनार की ऊंचाई ज्ञात करवा रहा है।
तो अपन क्या कर लेते हैं, हाइट को एच से रिप्रेजेंट कर लेते हैं और बी और सी को किस से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, अपन अक्ष से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। तो अपने को इसका मान ज्ञात करना है, किसका, हाइट का मान ज्ञात करना है। तो ये पहले एंगल था 60 डिग्री का और अब हो गया है 30 डिग्री का, और उसने डिस्टेंस कितनी तय कर ली है, 40 मीटर अधिक लंबी हो गई यहाँ से यहाँ तक की दूरी। तो अब अपन क्या करते हैं, त्रिभुज पहले लेते हैं, त्रिभुज ए बी और सी, यहाँ पे एंगल कितना है, 90 डिग्री का है, 90 डिग्री का है। तो इसमें हाइट और आधार दे रखा है, मतलब लंब और आधार दे रखा है। तो लंब और आधार किस में दिया हुआ होता है, tan में दिया हुआ होता है। तो यहाँ पे अपने पास हो गया कि tan 60 डिग्री, कौन से त्रिभुज में, त्रिभुज दे रखा है अपने पास ए बी सी में। तो tan 60, हाइट किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ए बी, और आधार कितना है, बी सी। तो यहाँ पे tan 60 का मान कितना होता है, √3, और ए बी को मान अपने पास है एच, और बी सी का मान कितना है, एक्स। तो यहाँ पर अपने पास एच का मान कितना आया, √3 एक्स। अब लेते हैं अब दूसरे त्रिभुज में, दूसरा त्रिभुज कौन सा है अपने पास, त्रिभुज है ए बी और डी। इसमें एंगल दे रखा है कितना, 30 डिग्री का, और यहाँ पे अपने पास क्या दे रखा है, हाइट, और ये क्या दे रखा है, बी से डी का इसकी दूरी दे रखी है कि यहाँ से कितनी दूरी हो गई। तो अपने पास इसमें भी कौन सा फॉर्मूला लगेगा कि tan थीटा, थीटा का मान है 30 डिग्री, वही ए बी अपॉन बी डी दे रखा है। tan 30 का मान होता है 1/√3, और ए बी का मान है अपने पास h, और बी डी का मान दे रखा है। इन दोनों को क्या कर देंगे, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 40 + x, तो यहाँ हो गया 40 + x। अब अपने पास h का मान कितना दे रखा है, √3x, तो √3x को यहाँ पे रख देंगे। तो h/√3 बराबर √3x अपॉन 40 + x। अब इन दोनों का क्या कर देंगे, वजर गुणा कर लेंगे। जब √3 को √3 से गुणा किया तो कितना हुआ, 3x बराबर 40 + x। अब इस x को इधर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का, तो 3x में से x गए तो कितने बचे, 2x बराबर है 40। अब इस 40 को 2 से डिवाइड किया तो x बराबर कितना है अपने पास, 20। अब इस दूरी का मान कितना आ गया, ये से यहाँ से 20। अब इस x का मान अपने को रखना है इसमें, तो h बराबर कितना आया, √3 को 20 से गुणा किया तो h बराबर आ गया अपने पास 20√3 मीटर। तो अपने को क्या पूछ रहा था, इसमें हाइट ही पूछ रहा था कि कितनी हाइट होगी। तो अपने पास हाइट हो गई 20√3 मीटर। नेक्स्ट पर्सन है, अब देखते हैं, देखें। अगला प्रश्न है कि सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्शरेखाएं क्या होती हैं, समांतर होती हैं। तो सिद्ध करना है अपने पास कि किसी वृत्त के व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्शरेखाएं क्या होती हैं, समांतर होती हैं। तो अपने को क्या करना है, सबसे पहले इसकी उत्पत्ति लिखनी है। तो उत्पत्ति कैसे लिखेंगे, या फिर दिया हुआ है वो लिखना है, इसमें रचना लिखनी है, सिद्ध क्या करना है वो लिखना है। तो अपने पास दिया हुआ है वो सबसे पहले इसमें लिखना है। तो अपने पास दिया हुआ क्या है वो लिखते हैं। तो इसमें दिया हुआ है, तो क्या दिया हुआ है इसमें, ये लिखेंगे कि एक वृत्त है, एक वृत्त जिसका केंद्र O तथा व्यास है जो क्या है अपने पास AB है। इसमें L और M बिंदु, जिसके L और M बिंदु A और L और M है जो बिंदु A और B पर क्या है, स्पर्श रेखाएं हैं। क्या है, स्पर्श रेखाएं हैं। इसमें L और M बिंदु A और B पर क्या है, स्पर्श रेखाएं क्या है। जैसे ये अपने पास एक वृत्त है, ये हो गया वृत्त, जिसके L बिंदु, इसका O तो क्या हो गया, केंद्र हो गया, और AB क्या है, इसका व्यास हो गया। तो A और B ये बिंदु हैं जिसके ऊपर L, ये हो गई L रेखा, ये हो गई M रेखा, है ना। ये दोनों क्या है, इस पे स्पर्श रेखाएं हैं। अपने को अब सिद्ध क्या करना है, इसमें सिद्ध करना है कि जो L रेखा है, ये L और ये जो M है, ये दोनों क्या है, इसमें समांतर हैं। तो अब इसकी उत्पत्ति क्या होगी,
इसमें ये वाला एंगल 90 डिग्री का होगा, ये भी होगा 90 का, ये भी 90 का होगा, है ना, समान इसके रे, और इसमें ये भी क्या हो जाएगा 90 डिग्री के समान हो जाएगा। अब इसकी उपपत्ति लिखनी है। फिर उपपत्ति क्या लिखेंगे कि जो OA है वो OA क्या है, इसकी त्रिज्या है, और L वृत्त पर क्या है, स्पर्श रेखा है। क्योंकि L1 है जो क्या है 90 डिग्री है, जहाँ यहाँ पे L1 का मान कितना हो गया, ये इस कोण का मान 90 डिग्री की दे रखा है, जो कोण हो गया 1 हो गया, ये कोण 1 है, ये कोण 2 मान लेते हैं अपन। इसी प्रकार कोण A भी मान सकते हैं, इसको कोण B भी मान सकते हैं, कोण 1 जो भी आपकी इच्छा हो वो नंबर दे सकते हैं अपन। इसी प्रकार क्या होगा कि जो कोण B है, यहाँ पे जो कोण B दे रखा है उसको 2 भागों में डिवाइड कर रखा है, तो इसको अपन 1 मान लेंगे और इसको 2 मान लेंगे, अलग अलग हो जाएगा। ये पूरा तो कितना हो गया, कोण 180 डिग्री का हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे कोण 2 का मान भी कितना है 90 डिग्री का है। अतः अब क्या हो गया यहाँ पे कि कोण 1 और कोण 2 दोनों क्या हो गए बराबर हैं, जो कितने डिग्री के हैं 90 डिग्री के हैं। परंतु ये दो समांतर रेखाओं के क्या हैं, ये दोनों क्या है समांतर रेखाओं के एकांतर कोण है। कौन से कोण है, एकांतर कोण है। जब एक क्या करती है इन्हें, जब एक तिर्यक रेखा उन्हें काटती है, जब इन दोनों को तिर्यक रेखा काटेगी तो ये क्या हो जाएंगे, इन एक दूसरे के एकांतर कोण है। जो मतलब यहाँ पे L और M दोनों क्या हो गई समांतर रेखा हो गई। अतः किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं क्या होंगी, समांतर होती हैं। मतलब किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं क्या होती हैं, समांतर होती हैं। यही अपने को क्या करना था, प्रूफ करना था। तो अपने पास ये क्या हो गया, इसका प्रूफ हो गया कि जो ये वृत्त होता है, वृत्त के एक व्यास के सिरों पर जो दोनों व्यास के सिरों पर जो समांतर रेखाएं खींची जाती है, मतलब 2 स्पर्श रेखाएं खींची जाएंगी व्यास के सिरों पर, तो वो दोनों क्या होती हैं, समांतर रेखाएं होती हैं। यही अपने को क्या करना था, इसमें सिद्ध करना था। अब अपने पास नेक्स्ट प्रश्न है, अपने पास नेक्स्ट प्रश्न दे रखा है। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 12 कि 12 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त की जीवा केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करती है, तो संगत लघु व दीर्घ वर्तखंडों के क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो अपने पास क्या ज्ञात करना है, इसके लघु व दीर्घ वर्तखंडों के क्षेत्रफल ज्ञात करना है, जिसमें अपने पास R का मान दे रखा है कितना 12 सेमी है, और जो थीटा दे रखा है वो अपने पास है 60 डिग्री का मान दे रखा है। तो इसमें अपने को क्या क्या ज्ञात करना है, लघु व दीर्घ वर्तखंडों के क्षेत्रफल ज्ञात करने हैं। तो अपन पहले क्या ज्ञात करते हैं, लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल। तो ये होता है लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल, तो जिसका सूत्र क्या होता है कि पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360 डिग्री माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। तो यहाँ पे पाई का मान तो दे नहीं रखा, तो पाई का मान अपन क्या रखेंगे 22/7 इंटू आर का मान कितना है 12 इंटू 12, थीटा का मान है 60/360 डिग्री माइनस 1/2 आर का मान कितना है अपने पास 12 इंटू 12, और साइन थीटा का मान कितना है 60 डिग्री, तो इसका मान अपने को निकालना है। तब जब इसको इससे डिवाइड करेंगे तो कितनी बार होगा 6 बार। अब इस 12 को 6 से डिवाइड किया तो कितनी बार हुआ 2 बार। तो यहाँ पे बचा 22/7 गुणा 24 माइनस, अब इस 12 को 2 से डिवाइड किया तो कितनी बार हुआ 6 को 12 से मल्टीपल किया तो कितना हुआ 72 इंटू यहाँ पे क्या आएगा √3/2, इसको इससे किया तो कितनी बार हुआ 36 बार। अब जब अपन इसको हल करेंगे 22 को और 24 को गुणा करेंगे, और जब इसमें 7 से डिवाइड करेंगे तो अपने पास आएगा
75.43, और जब 36√3 का मान निकालेंगे, मतलब 36 को √3 का मान होता है अपने पास 1.732। अब इस 1.73 को जब 36 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा अपने पास 62.35। जब 75.43 में से 62.35 को घटाएंगे तो अपने पास आएगा 13.08 सेमी स्क्वायर, जो किसका मान आएगा अपने पास लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल आया। कितना आया 13.08 सेमी स्क्वायर। अब अपने को दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे तो वो कैसे ज्ञात करेंगे, जो अपने पास एक वृत्त था, अब इस वृत्त में से अपन ने इसका मान निकाल लिया, किसका, इसका तो मान निकाल लिया, अब अपने को इसका मान निकालना है। तो इसका मान कैसे निकालेंगे, तो एक तो होता है जो मतलब इस पूरे वृत्त का क्षेत्रफल निकाल के इस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल इसमें से घटा देंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे पहले और उसमें से लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो ये अपने पास किसका आ जाएगा, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल आ जाएगा। वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, और अपने पास लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल दे रखा है 13.08। पाई का मान है अपने पास 22/7 और आर का मान है 12 गुणा 12, क्योंकि आर 2 बार दे रखा है। इसमें से 13.08 को क्या करना है, घटाना है। अब इस 12 को गुणा करेंगे, मतलब 12 को 12 से गुणा किया तो कितना हुआ 144। अब और 144 को इस 22 से गुणा करेंगे तो यह हो जाएगा अपने पास 3168। इसको 7 से डिवाइड करना है और 13.08। अब इस 3168 को 7 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 452.57, जिसमें से 13.08 को क्या करना है, घटाना है। जब 452.57 में से 13.08 को घटाएंगे तो अपने पास आएगा 439.49 वर्ग सेमी, जो किसका मान हो जाएगा अपने पास इस दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो यहाँ पे अपने पास लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल कितना आया 13.08 सेमी, और जो दीर्घ वृत्तखंड था उसका मान अपने पास आया है 439.49 वर्ग सेमी। अब अपन देखते हैं नेक्स्ट पर्सन। नेक्स्ट पर्सन है अपने पास पर्सन नंबर 13। एक दीवार है, दीवार की लंबाई 5 मीटर, चौड़ाई 30 मीटर व ऊंचाई 3 मीटर दे रखी है। तो दीवार बनाने में 20 सेमी गुणा 10 सेमी गुणा 7.5 सेमी माप की कितनी ईंटों की आवश्यकता होगी। तो कितनी ईंटों की आवश्यकता होगी, इसका ज्ञात करने के लिए अपन कैसे ज्ञात करते हैं इसको अभी देख लेते हैं। जैसे अपने पास पहले दीवार का ही आयतन ज्ञात कर लेंगे। पूरी दीवार का आयतन कैसे ज्ञात करेंगे, तो ये दीवार है, दीवार का आयतन अपने पास लंबाई ऊंचाई और चौड़ाई तीनों दे रखी है। तो दीवार का आयतन क्या होता है कि जो लंबाई होती है उसको गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, इन तीनों को क्या करना है अपने पास गुणा करना है। तो अपने पास यहाँ पे लंबाई कितनी दे रखी है 5 मीटर दे रखी है, लंबाई कितनी है 5 मीटर है, इंटू चौड़ाई कितनी दे रखी है 30 सेमी दे रखी है, और ऊंचाई कितनी दे रखी है 3 मीटर दे रखी है। और यहाँ पे अपने पास ईंटों में भी क्या दे रखा है सेंटीमीटर ही दे रखा है। तो अपने को यहाँ पे मीटर को किस में कन्वर्ट करेंगे सेंटीमीटर में। तो 1 मीटर बराबर होते हैं 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो ये 5 मीटर है तो कितने सेंटीमीटर हो जाएंगे 500 सेमी, मतलब सेंटीमीटर गुणा 30 सेंटीमीटर इंटू 3 मीटर है तो ये कितने सेंटीमीटर हो जाएंगे 300 सेंटीमीटर। अब अपन क्या करते हैं एक ईंट का और आयतन ज्ञात कर लेते हैं। तो ईंट का आयतन, तो ईंट का आयतन भी कैसे ज्ञात करेंगे, जैसे अपन ने दीवार का आयतन ज्ञात किया था उसमें भी क्या होगा लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई से इसका आयतन ज्ञात कर लेंगे। तो इसमें अपने पास क्या दे रखा है, इसका दे रखा है कि 20 सेमी इंटू 10 सेमी इंटू 7.5 सेमी। तो कितनी ईंटों की आवश्यकता होगी, तो ईंटों की आवश्यकता के लिए अपन क्या करेंगे जो दीवार का आयतन होता है, मतलब ईंटों की आवश्यकता कैसे ज्ञात करेंगे, जो दीवार का आयतन है, दीवार का आयतन है उसमें से ईंट का आयतन ज्ञात कर देंगे। किसका
एक ईंट का आयतन का भाग लगा देंगे। तो अपने पास दीवार का आयतन कितना है, 500 गुणा 30 गुणा 300 बटे में 20 गुणा 10 गुणा 7.5। इस पॉइंट को उठाएंगे तो ऊपर कितना चला जाएगा, एक जीरो और चला जाएगा, 10 हो जाएगा। यहाँ पे अपन इसको डिवाइड करेंगे, इस 10 से ये 10 डिवाइड हो गया। अब क्या करना है अपने पास, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल, इस अब ये भी 25 से करता है 2 बार, ये करता है 25 से 3 बार, इस 2 से ये 2 कैंसिल, इस 3 से ये कैंसिल हुआ कितनी बार, 10 बार। अब 10 को 300 से गुणा करेंगे तो अपने पास क्या आएगा, 300 ईंटें, 3000 क्या आ जाएंगी, ईंट आ जाएंगी। तो ये इसका क्या हो गया आंसर। तो एक दीवार बनाने के लिए अपने पास कितनी ईंटों की आवश्यकता होगी, 3000 ईंटों की आवश्यकता होगी। अपन नेक्स्ट पर्सन देखते हैं। नेक्स्ट पर्सन देखने से पहले यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें, जिससे उनका भी फायदा हो सके और वो भी गणित को सीख सकें। अब नेक्स्ट पर्सन है अपने पास, ये एक आंकड़ों का माध्य ज्ञात करना है इनका, जिसका अपने पास अक्ष का मान और बारंबारता दे रखी है। तो इसका मान कैसे ज्ञात करेंगे अभी देख लेते हैं अपन। इसकी पहले क्या बनाएंगे, एक सारणी बनाएंगे जिसमें अपने पास अक्ष निकालेंगे। यहाँ पे क्या लिखेंगे, बारंबारता लिखेंगे, बारंबारता जो लिखते हैं अपन एफ से, और लिखेंगे संचयी बारंबारता जिसको लिखते हैं अपन सी एफ से। यहाँ पे अक्ष का मान क्या क्या दे रखा है, 20, 25, 28, 29, 33, 38, 42 और 43। और एफ का मान क्या क्या दे रखा है, 6, 20, 24, 28, 15, 4, 2 और 1 दे रखा है। अब सी एफ में क्या होता है, ये जो पहला मान होता है ऐप का उसको ऐसे कैसे लिख देते हैं। अब जो अगला मान लिखते हैं उसमें इस 6 को इस 20 को दोनों को ऐड करेंगे तो 6 और 20 कितना हो जाता है अपने पास, 26 हो जाता है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे अपन, 26 का मान लिख देंगे। अब इस 26 को नेक्स्ट मान लिखने के लिए अपन क्या करते हैं, इस 26 में 24 को जोड़ेंगे, 26 और 24 कितना हो जाता है, 50 हो जाता है। अब इस 50 में क्या करेंगे अपन, इस 28 को जोड़ेंगे तो 50 और 28 कितना हो जाता है, 78 हो जाता है। अब इस 78 में 15 को जोड़ेंगे तो 78 और 15 कितना हो गया, 93। अब इस 93 में 4 जोड़ेंगे तो कितना हो गया, 97। अभी 97 में 2 को ऐड किया तो कितना हुआ, 99, और 99 में 1 ऐड किया तो कितना हुआ, 100। ये हो गया इसका मान। अब इसका मान अपने को क्या करना है, इसका माध्य ज्ञात करना है। तो माध्य कैसे ज्ञात करेंगे अपन, एक दूसरी विधि और होती है। तो ये टोटल आया कितना आया, 100। अब इस 100 को किससे डिवाइड कर दें, 2 से डिवाइड करेंगे तो किसका मान आएगा, 50। तो इसमें 50 ढूंढेंगे तो 50 कहाँ पे, ये तो इसका जो सामने वाला है वो 50 का कौन सा फ्रैक्शन हो गया, ये मतलब इसका 50वां फ्रैक्शन कौन सा है, 28 है। और 28 तो 50 से आगे कौन सा है, 51वां फ्रैक्शन। तो 51वां फ्रैक्शन कौन सा है अपने पास, इसमें 29 आया है। अब इन दोनों को क्या करेंगे अपन, इसका माध्य ज्ञात करने के लिए, क्या करेंगे, इसमें जो ये दोनों मान आया 28 प्लस 29, इन दोनों को जोड़ेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे तो 28 और 29 टोटल कितना हुआ, 57। 57 को 2 से डिवाइड किया कितना आया, 28.5, जो इसका क्या आ गया मान, माध्य का आ गया। इस प्रकार से इसको हल कर सकते हैं अपन। अब अपन क्या देखते हैं, इसका नेक्स्ट पर्सन देखते हैं कि 2 पासे हैं, क्या बता रखा है कि 2 पासों को एक साथ फेंका जाता है तो इसकी क्या प्रायिकता होगी कि दोनों पासों में समान अंक प्राप्त होंगे। तो दोनों पासों के अंकों का योग कितना होगा, 7 प्राप्त होगा। जैसे अपन ने 2 पासों को फेंका एक साथ, तो दोनों पासों को फेंकेंगे तो अपने पास उसके परिणाम 36 आने की होती है, मतलब कुल परिणाम उसमें दोनों पासों में 36 आने की संभावना होती है, मतलब 36 बार उसको 36 प्रकार के मान आ सकते हैं। जैसे इसमें दे रखा है 1-1, 1-2, 1-3, 1-4, 1-5, 1-6, 2-1, 2-2, 2-3, 2-4, 2-5, 2-6 भी आ सकते हैं। 3-1, 3-2, 3-3, 3-4, 3-5, 3-6 भी आ सकते हैं। 4-1, 4-2, 4-3, 4-4 और 4-5 और 4-6 भी आ सकते हैं।
5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6 भी आ सकते हैं। 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 और 6 6 भी आ सकते हैं। इस प्रकार से इसमें 36 मान प्राप्त हो सकते हैं अपन। 36 से ज़्यादा तो प्राप्त नहीं हो सकते। जैसे अपन इसमें देखेंगे, अब इससे आगे 6 1 तो 6 1 अपने पास आ गया। 7 1 आ नहीं सकते क्योंकि एक पासे में 6 ही फलक होते हैं। इस प्रकार से इसमें इतने ही फलक प्राप्त होंगे। अब इसको अपन हल करते हैं। तो इसमें प्रश्न पूछ रखा है कि दोनों पासों में समान अंक आने के दोनों पासों में क्या हो, समान अंक प्राप्त हो। तो समान अंक कौन कौन से हैं? 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 और 6 6 हैं। यही क्या होंगे? समान अंक प्राप्त होंगे। तो कितनी स्थितियां बन गई यहाँ पे? 6 स्थितियां बन गई। कितनी स्थिति बन गई? 6 स्थितियां बन गई है समान अंक आने की, मतलब समान अंक आए हैं, 6 स्थितियां बन गई। और टोटल अपने पास कितने बने हैं? 36 हो गई, है ना। तो कुल स्थितियां हो गई 36। तो इसकी प्रायिकता ज्ञात करेंगे कैसे? समान की। तो जो अपने पास अनुकूल स्थितियां बनी है वो तो रहेंगी ऊपर, और जो कुल स्थितियां हैं वो होंगी नीचे। जब इसको हल करेंगे तो अपने पास आएगा 1/6। तो समान अंक आने की प्रायिकता बनेगी वो होगी कितनी? 1/6। ऐसे ही नेक्स्ट प्रश्न है कि दोनों पासों के अंकों का योग 7 प्राप्त होगा। तो वो कब प्राप्त होगा? अपने पास दोनों अंकों का योग 7 कब प्राप्त होगा? इन दोनों का योग 7 होता है, इन दोनों का योग 7, इन दोनों का भी 7, इन दोनों का भी 7, इनका भी 7 और इनका भी 7 होता है। तो कितनी स्थितियां बन गई? 1 2 3 4 5 और 6 स्थितियां बन गई। कितनी बनी? अंकों का योग कितना आ रहा है? 7 आ रहा है। तो कितनी स्थितियां कितनी बनी अपने पास? 6 स्थितियां बन गई। और कुल स्थितियां कितनी हो गई? कुल स्थितियां हो गई अपने पास 36। तो जो स्थितियां बनी है अपने पास वो रहती हैं ऊपर, और जो कुल स्थितियां होती हैं वो रहती हैं नीचे। जब इसको हल करेंगे तो यहाँ पे अपने पास आएगा 1/6। तो अपने पास इसके जो अंकों का योग 7 है, उनकी प्रायिकता कितनी हो गई? 1/6। तो इस प्रकार से अपन ने आज बैभाग को हल कर लिया है। अब और अपन सहभाग को और दैभाग को कल हल करेंगे। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो और समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें, जिससे उनको भी फायदा मिल सके और वो भी एग्जाम में अच्छे नंबर ला सके और पास हो सकें।